करें शुरू। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले दिनों मैंने एक अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला था। तमाम साथियों ने उसको देखा, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उसको सब्सक्राइब भी किया। और इसके साथ ही साथ कुछ साथियों ने मुझे फ़ोन भी किया कि डॉक्टर MP सिंह, आप रिजर्वेशन मूवमेंट देश में चलाते हैं। उस रिजर्वेशन, लेकिन अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया है, और वो निर्णय ये है कि संवैधानिक पीठ का निर्णय आने तक प्रोन्नति में आरक्षण का कानून अनुसार सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लाभ दे सकती है, उनका प्रमोशन कर सकती है। ये उनका जो निर्णय है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये 2011 से मुख्य रूप से ये प्रोन्नति में आरक्षण वाला मुद्दा इस देश में गरमा रहा है, और अभी तक उस पर कोई भी फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। अब मामला माननीय संविधान पीठ में ये लंबित है। संविधान पीठ के निर्णय आने तक माननीय उच्चतम न्यायालय का जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय है, वो ये है कि यदि केंद्र और राज्य की सरकारें प्रोन्नति में आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रमोशन कर सकती हैं और उनको उसका लाभ दे सकती है। तो इस पर मेरे समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें दो बातें हैं। यदि इसका इम्प्लीमेंट हो जाता है तब तो ये मानेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है हमारे लिए सार्थक है। यदि इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो मैं ये मानूंगा कि ये हमारे लिए एक छलावा है, जो न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका और जो है ये कार्यपालिका, शासकों की मिलीभगत के द्वारा 2019 के मद्देनजर ये निर्णय आया है। लेकिन यदि ये छलावा नहीं है और ये माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ न्याय है, तो ये केंद्र और राज्य की सरकारें उसका इम्प्लीमेंट करें। सर्वप्रथम मैं ये चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लाखों की संख्या में जो लोग रिवर्ट हुए हैं, उनको दो पद नीचे किया गया, उनका अपमान किया गया, उनके मूल पद को छीन करके उनके साथ में बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, उसको ये उनका मूल पद बहाल करें। जो उनका पहले पद था, कोई एक्सियन था तो उसको यही बना दिया गया, तो उनको एक्सियन बनाया जाए। और प्रोन्नति में आरक्षण कानून के अनुसार यदि उनका प्रमोशन लंबित है तो उनका प्रमोशन भी किया जाए। इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये अन्याय हो रहा है कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का सामान्य प्रमोशन में भी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भी प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि प्रोन्नति में आरक्षण के आधार पर उनका प्रमोशन यदि वो AE है तो अब तक वो ऐसी बन जाना चाहिए था, लेकिन वो AE का यही है, क्योंकि जबकि सामान्य श्रेणी का व्यक्ति AE का जो है एक्सियन बन गया, लेकिन वो आज भी वही है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोन्नति में आरक्षण के आधार पर जितने लंबित हैं प्रमोशन प्रदेश में, वो प्रमोशन किए जाए। जितने लोग रिवर्ट किए गए हैं उनका मूल पद उन्हें वापस किया जाए और प्रोन्नति में आरक्षण के आधार पर उनको भी प्रमोशन दिया जाए, जिससे उनका जो सम्मान गिराया गया था उसको बरकरार किया जाए। ये यदि हमारे साथ सोशल जस्टिस होता है, और ये तो मैं समझूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो ये निर्णय है वो निर्णय हमारे लिए सार्थक है, नहीं तो हमारे लिए छलावा है। और आरक्षण के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 24 सितंबर 1932 से ये चला है प्रतिनिधित्व का मामला। जो कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट हमें दिया था, और उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी जब हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, और हंगर स्ट्राइक के बाद एक विपरीत हालात और परिस्थितियों के मद्देनजर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समझौता किया, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। तो उस समय ये तय हुआ था कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, उसके बदले हम आपका प्रतिनिधित्व देंगे। और प्रतिनिधित्व क्या होगा कि आपकी आबादी के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक स्तर पर आपको हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसका दूसरा नाम था आरक्षण। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में इसको जो है अंकित कर दिया, और समानता के अधिकार के तहत रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस सेक्टर, उन्होंने इस देने का काम किया है। तमाम लोग ये कहते हैं कि आरक्षण 10 साल तक था। 10 साल तक आरक्षण नहीं था, वो राजनीतिक आरक्षण एक अलग है, जिसमें ये थी कि 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी, न कि 10 वर्ष बाद खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो राजनीतिक आरक्षण का मामला था। लेकिन जो रिजर्वेशन इन सर्विस वाला जो मैटर है और रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर या जो अदर मैटर हैं वो डिफरेंट हैं उससे। तो प्रोन्नति में आरक्षण भी
उससे डिफरेंट है, और ये अलग अलग आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दिया गया है। इस देश में शिक्षा में, नौकरियों में जो आरक्षण है वो जब तक इस देश में रहेगा, जब तक इस देश में गैर बराबरी और जातिवाद है। और गैर बराबरी और जातिवाद जब तक है, जब तक आरक्षण रहेगा। और ये सामाजिक प्रतिनिधित्व है उन लोगों के लिए, उन भोले भाले कमजोर अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए जो लंबे समय तक शिक्षा के अधिकार से जिनको वंचित रखा गया, संपत्ति के अधिकार से जिनको वंचित रखा गया, जिनको बोलने तक का अधिकार नहीं था, मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया। वो कास्ट बेस हिरासमेंट जो इस देश में लंबे समय तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हुआ, उस कास्ट बेस हिरासमेंट के अगेंस्ट उन जातियों को भी सुअवसर प्रदान करके उन जातियों को देश की, राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व है। उन लोगों को क्यों दिक्कत होती है जो देश में 5% हैं, कोई समाज 7% है, कुल मिलाकर के वो लोग जो 13-15% वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और मेरा मानना यह है कि उन्होंने इस देश में अतिक्रमण किया है, उन्होंने इस देश में बेईमानी की है। आज मैं आरटीआई के तहत मैंने विभिन्न डाटा केंद्र और राज्य की सरकारों के मांगे हैं, विभागों के मांगे हैं कि उनका क्या है। मैं देखता हूं कि राष्ट्रपति कार्यालय में मुख्य कितने पद हैं, उस पदों के अगेंस्ट में एससी और एसटी और बैकवर्ड वहां नेग्जिबल है ही नहीं। और मैं देखता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवालय, वहां पर अपना जब प्रतिनिधित्व में देखता हूं आरटीआई के तहत मांगे गए डाटाओं के अनुसार, तो हम नेग्जिबल है। तो इस देश का जो 85% समाज है और जहां से देश चलता है वहां हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं। जहां से देश के लिए पॉलिसी बनती है, रीति नीति बनती है, वहां पर हमारे लोग हैं ही नहीं, तो उनके फेवरेबल कैसे नीति और रीति बन जाएंगी? नहीं बनेंगी। यदि इसको कहते हैं सामाजिक अन्याय, और सामाजिक अन्याय करने वाले लोग ही आरक्षण को, प्रतिनिधित्व को खत्म करने की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस देश में जो चल रहा है उसका एक बार समीक्षा हो जानी चाहिए, उसका आकलन हो जाना चाहिए। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जैसे कि अभी जाति आंकड़े केंद्र की सरकार ने जातिगत वो करा लिया है, जातिगत जनगणना करा ली है, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। उसको डिस्क्लोज करें। और 24 सितंबर 1932 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसकी हिस्सेदारी शिक्षा, सेवा, व्यवसाय, धनदौलत, संपत्ति में देना चाहिए। जैसे एक बाप की 4 संतानें होती हैं, प्रत्येक संतान को 1/4 हिस्सा चाहिए। उसका है ना पारिवारिक न्याय। इसी तरीके से समाज में यदि SC ST की जनसंख्या 30% हो गई है इस देश में, तो शिक्षा, सेवा, व्यवसाय, धनदौलत, संपत्ति में उसका 30% हिस्सेदारी दो। बैकवर्ड की जनसंख्या यदि 40% है इस देश में, तो उसकी भी 40% हिस्सेदारी दो। बाकी माइनॉरिटी की जितनी संख्या है उसी माइनॉरिटी में दो, जितनी अपर कास्ट की संख्या है उसका अपर कास्ट के लोगों को भी दो। इसी को कहते हैं सामाजिक न्याय। और इसी सामाजिक न्याय के आधार पर हमारे शासकों को चलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण को लेकर के विभिन्न तरीके की गफलत लोगों ने पैदा कर दी है। आए दिन आरक्षण विरोधी पार्टियां बन रही हैं, आरक्षण विरोधी काम हो रहे हैं, और आरक्षण विरोधी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायकों के द्वारा जो है आर्डर पास किए जा रहे हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि भाई आप लोगों ने 7 मंजिल मकान पहले से अपना खड़ा कर रखा है। यहाँ एक छोटे से प्लाट पर एक बेसमेंट बनाया गया, उस बेसमेंट पर प्रोन्नति में आरक्षण के आधार पर दूसरी मंजिल खड़ी करना चाहता है SC ST का व्यक्ति, सर्विसमैन, तो तुम्हें कष्ट हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हमारा ये सब कुछ छीने जा रहा है। ऐसा नहीं है। तुम्हारी 7 मंजिल पहले से खड़ी है, तुम जो है आरक्षण पहले से ही अपना जो है कब्जाए हुए हो। और आरक्षण नहीं कब्जाए होते तो आप एक बात बताइए कि जितने भी मठाधीशों की नियुक्ति होती है, जैसा भी इस देश में जितने भी जहां पर ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों पर मैंने अखबार में नहीं टीवी में भी देखा है कि देश के मात्र 3 ट्रस्ट, जैसे कभी उनको ट्रस्ट जो मंदिर कह सकते हैं, उनमें इतनी अथक संपत्ति है कि देश की गरीबी दूर हो सकती है। और उसके साथ ही साथ 20 में इतना है कि देश की गरीबी दूर हो सकती है, देश का कर्ज भी अदा हो सकता है, राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो सकता है। वहां पर शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं है। केरल की सरकार ने SC OBC को मंदिरों का पुजारी बना दिया, तो भारत सरकार के जितने नुमाइंदे हैं उन्हें कष्ट होने लगा, और भाजपा और RSS सीधे वहां पर जाकर के रोड पर उतर आई कि ये हमारे धंधे छीन लेना चाहते हैं, बिजनेस छीन लेना चाहते हैं, हमारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं। भाई शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों की आस्था है तो उनको भी पुजारी बनाया जाना चाहिए, तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? और मैं ये चाहता हूं कि यदि तुम इनको हिंदू कहते हो और हिंदू के नाम पे इससे वोट लेते हो,
इनको ठगते हो और इनको बरगलाते हो, इनको गुमराह करते हो, तो ये देश के जो मूल्यवासी हैं, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग देश में 85% हैं, इनको भी सामाजिक न्याय दो। सामाजिक न्याय तब होगा जब जितनी आबादी है उतनी इनको हिस्सेदारी दे दो। जैसा मैंने पारिवारिक न्याय समझा है वैसा सामाजिक न्याय भी करने लगो। यदि आप सामाजिक न्याय नहीं करते हो तो हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैंने विभिन्न केंद्र और राज्य के विभागों का जो आरटीआई से डाटा मांगा है, किसी भी विभाग में कोटा पूरा नहीं है। और कहीं हम 8% हैं, कहीं 10% है। आबादी हमारी 30% है एससी एसटी की, लेकिन कहीं 8% है, कहीं 10% है, कहीं 12% है। अलग अलग कहीं भी हमारा रिजर्वेशन पूरा कंप्लीट नहीं है। इस देश की जो मुख्य, जहां पर देश का अधिकांश बजट खर्च होता है, डिफेंस, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, आज तक वहां रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। हायर जुडिशरी, जहां से देश के लोगों को न्याय मिलता है, आज तक उस सुप्रीम कोर्ट में आज तक हमें हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या हमारे लोग काबिल नहीं है उसके? मैं तो ये कहता हूं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग की भांति भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करके, उसका गठन करके प्री कराओ, मेन कराओ, इंटरव्यू कराओ। जो एलिजिबल होगा वो क्वालिफाइड करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। सत्ता में बैठे हुए लोगों के नाते रिश्तेदार जज नहीं बनेंगे। अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से मैंने ये जाना है कि केवल कुछ परिवारों तक ही सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियां सीमित रह गई हैं। और इसके साथ ही साथ इस देश के साथ में भारतीय न्याय की व्यवस्था में जो कुछ चल रहा है, वो मैंने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजों ने जो हकीकत खोलने का प्रयास किया है, वो पूरा देश जान गया है कि ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय कहां से कंडक्ट हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यायिक व्यवस्था इस देश के हकवंचितों के प्रति संवेदनशील है, या देश की शासन सत्ता देश के हकवंचितों के लिए संवेदनशील है। तो मैं ये चाहता हूं कि इनकी हिस्सेदारी, वाजिब जो हिस्सेदारी है, वो शिक्षा, सेवा, व्यवसाय, धनदौलत, संपत्ति में लौटा दो, वापस दे दो। इनके साथ में जुल्म, अत्याचार, अन्याय न करो। आज कुछ लोग कहते हैं जो लोग बराबरी पे हो गए, जो लोग ऊपर चढ़ गए, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया, उन्हें आरक्षण न दो। उनके साथ वो तो बराबर पे आ गए। मैं कहता हूं कि बराबर पे तो माननीय राष्ट्रपति जी भी नहीं आ पाए। वो एक अभी मंदिर का भ्रमण करने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए। उस मंदिर में उनको माननीय राष्ट्रपति साहब को, पद्म, इस महामहिम राष्ट्रपति साहब को, इस देश के राष्ट्रपति साहब को भी नहीं अंदर जाने दिया। सीढ़ियों पर बैठा करके पूजा करवाई गई। जो इस देश का राष्ट्रपति भी, जो अनुसूचित जाति का होने के बाद भी बराबर में न आ पाया हो, उस देश के सर्विसमैन या देश का छोटा सा मुलाजिम कैसे बराबरी में आ सकता है? उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। बराबरी की आप बात करते हो। इसीलिए यदि आप बराबरी पर लाना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो। स्पेशल कंपोनेंट प्लान की जो राशि है वो ईमानदारी से इनके शिक्षा, सेवा, व्यवसाय पर लगा दीजिए। यदि इनको कुछ देना ही चाहते हो तो समान एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू करके, चाहे बेटा राष्ट्रपति का हो या मजदूर का, सबको हो समान शिक्षा। माननीय लोहिया साहब और बाबा साहब ने ये बात कही, उसको लागू कर दीजिए। आरक्षण कानून बिल को पास करा दीजिए। प्रोन्नति में आरक्षण बिल को पास करा दीजिए। जो ये तब मैं समझूंगा कि इस देश की जो सत्ता है वो सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील है, एससी और एसटी के प्रति संवेदनशील है। नहीं तो ये जो भाषण दिए जा रहे हैं और इनको बरगलाया जा रहा है, ठगने का काम किया जा रहा है, ये हमारे साथ में बेईमानी की जा रही है। एससी एसटी के लोगों के साथ बेईमानी की जा रही है। यदि ईमानदारी से इन्हें कुछ देना चाहते हो तो जो मैंने बताया ना कि लंबित कानून इनको पास कराइए और इनको जो है वाजिब सामाजिक न्याय देकर के राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करिए। अभी तमाम साथियों ने मुझे फोन करके कहा कि भाई ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कि यदि इंप्लीमेंट होता है तो समझना कि सार्थक है, अन्यथा ये छलावा है जो 2019 को लेकर के किया गया है। तो आज मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अपने हक और अधिकार के लिए, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में निहित किया है, अपने मानवीय अधिकारों को लेकर के, अपनी हिस्सेदारी को लेकर के, चाहे वो डिफेंस में रिजर्वेशन हो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन एक्ट हो, उसको लेकर के आप लोगों को, इक्वल एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट हो, उसको लेकर के आप लोगों को संगठित होकर के इस देश के मूल्यवासियों को एक ही दिशा में एक राय होकर के संघर्ष की जरूरत है। मैंने तो कई बार ये फील किया है कि देश में जब तक अम्बेडकरवादी, मानवतावादी शासक नहीं होगा, जब तक इस देश में साथियों हम लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। जब तक हम लोगों को हमारा समान
और समान अधिकार शिक्षा कानून लागू नहीं हो सकता है जब तक इस देश में जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है 40 लाख से ऊपर, तब तक वो स्पेशल ड्राइव के तहत नहीं भरा जा सकता है। जितना भी आरक्षण है उन्होंने GLP, PPP, संविदा भर्ती प्रक्रिया, 4 से कम पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा, आरक्षण विषयवार लागू होगा। इससे उच्च पदों पर आरक्षण खत्म हो गया, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इससे आरक्षण खत्म हो गया। विभिन्न 10 विज्ञापनों का मैंने आकलन किया तो पाया कि अनुसूचित जाति के सारे पद गायब हैं और बैकवर्ड के 1 या 2 पद रह गए। इस तरीके से 85% का प्रतिनिधित्व जीरो कर दिया गया। कितना बड़ा सामाजिक अन्याय है। और ये केंद्र और राज्य के पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी माननीय और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम दलितों के प्रति हम बहुत ही जो है संवेदनशील हैं। ये केवल मात्र छलावा है और इस छलावा के अलावा, बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। यदि वाकई में SC ST के लोगों को कुछ देना चाहते हैं, बैकवर्ड के लोगों को कुछ देना चाहते हैं, तो इनकी आबादी के अनुसार इनका सामाजिक प्रतिनिधित्व इनको लौटा दो, इनका सम्मान इनको लौटा दो, समान एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दो और इस देश में आरक्षण कानून पास करके SC और बैकवर्ड के लोगों को प्रत्येक विभाग में उनकी आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व वापस कर दो। इसकी आवश्यकता है, नहीं तो हम ये मानेंगे कि हमारे समाज के साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। आज जब आरक्षण की बात आती है तो तमाम हमारे समर्थ साथी जो इसका विरोध करने लगते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम है कि भाई आप लोगों की जितनी आबादी है उसका आपने कई गुना अधिक अतिक्रमण कर रखा है सरकारी विभागों पर, बिजनेस पे आपने पूरा कब्जा कर रखा है, इस देश की धरती पर आपने पूरा, संपत्ति पर आपने पूरा कब्जा कर रखा है, जबकि सुबह से शाम तक खून पसीना बहा करके इस देश के राष्ट्र के निर्माण में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की एक अहम भूमिका है और उसका हिस्सेदारी कुछ रही नहीं है। यदि आप चाहते हो कि SC और बैकवर्ड इस देश में अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि और विकास हो, ये देश हमारा राष्ट्रगुरु बने, तो मैं चाहता हूं देश के मूल्यवासी SC और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोगों को उनकी आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व लौटा दो, उनकी हिस्सेदारी लौटा दो, प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक क्षेत्र में। जब तक ये नहीं होगा, जब तक देश में अमन, चैन, सुख, शांति नहीं होगी, मैं समझूंगा कि आप लोग ही इस देश की अमन, चैन और सुख शांति पर डाका डाल रहे हैं। और यदि आप ऐसा सामाजिक न्याय करते हैं, इस देश में सबको, इंसान से इंसान और भाई से भाई को जोड़ करके देश की समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा लागू कराते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये इस देश में शांति चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि जब तक नहीं आ सकती, जब तक इस देश का उच्च पदस्थ माननीय प्रधानमंत्री का पद इस देश के अम्बेडकरवादी या मानवतावादी शासकों के हाथ में नहीं जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।